इस वक्त हम एक्साइज ऑफिस में मौजूद हैं। डीजी एक्साइज उमर शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। आजकल बहुत चर्चा हो रही है एक चीज़ की कि ओनर व्हीकल और नंबर प्लेट की अटैचमेंट जो है उसके ऊपर काम किया जा रहा है और 1 सितंबर से ये लागू हो जाएगा। बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी डिस्कशंस चल रही हैं और बहुत से ऐसे सवाल हैं जो हमने कहा कि एक्साइज डिपार्टमेंट खुद ही क्लियर कर सकता है बजाय इसके कि आप कोई थर्ड हैंड इन्फॉर्मेशन दें। अस्सलाम वालेकुम डीजी साहब। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है जी? बिल्कुल ठीक। सर बहुत शुक्रिया। और जब भी कोई नई चीज़ आती है तो हम लाहौरियों के भी और ऑल ओवर पाकिस्तान भी हमारे एंटीनास खड़े हो जाते हैं कि अच्छा ये होगा तो ये क्या होगा। तो मैंने सोचा कि वो सारी चीज़ें आपसे क्लियर करें। सबसे पहले तो डिफ़ाइन कीजिएगा ये जो ओनरशिप वाला एक एलिमेंट नंबर प्लेट के साथ अटैच होकर एक नया प्रोग्राम आ रहा है, ये क्या है, किस तरह से चलता है? ओनर लिंक नंबर प्लेट का कॉन्सेप्ट दुनिया में दो तरह से गाड़ियाँ रजिस्टर की जाती हैं। एक है कि गाड़ी की रजिस्ट्रेशन पे एक नंबर लगाया जाए और वो नंबर गाड़ी की लाइफ के साथ थ्रू आउट तो उसी तरह रहे जिस तरह हम पहले चलते थे जी। उसमें प्रॉब्लम ये होता था कि जब मैं गाड़ी खरीदता था तो उसे नंबर लगता था ABC 1 2 3। तो जब मेरे से आप वो गाड़ी अगर खरीदती थी तो आप अपने नाम ट्रांसफ़र नहीं थी कराती। आप कहती थी उसमें डिले करती थी, उसमें हमें रोड चेकिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती थी, हम लोगों को तंग करते थे। अब कहती थी कि गाड़ी का नंबर तो वही है, मैं ट्रांसफ़र अपने नाम बाद में करा। बट दूसरा सिस्टम जो दुनिया के बड़े मुल्कों में और जदीद ज़्यादा निज़ाम है वो है कि नंबर प्लेट इज़ कनेक्टेड टू ओनर। तो जब नंबर प्लेट ओनर से कनेक्ट की जाती है तो फिर मालिक की जिम्मेदारी होती है कि ये जो मेरा नंबर है ABC 1 2 3, ये गाड़ी जितनी देर मेरे इस्तेमाल में है इस पे ये नंबर रहेगा। जब मैं गाड़ी बेचूंगा तो ये गाड़ी का नंबर मैं अपने पास रिटेन करूंगा, मैं इसे अपने CNIC के साथ कनेक्ट रखूंगा जितनी देर ये मेरे पास है। और अगर मेरे पास वो गाड़ी नहीं है तो मैं वो गाड़ी को डीलिंक करूंगा, उस नंबर को डीलिंक करूंगा और अपने पास रखूंगा। और आपके पास जब वो गाड़ी जाएगी या किसी खरीदार के पास तो वो अपना नया नंबर उस पर लगाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि ये इससे आसानी होगी कि अगर जो लोग ट्रांसफ़र में डिले करते थे या रजिस्ट्रेशन में उस तरह से अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं कराते थे, उसमें स्पीडी एक प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो इसमें किसी भी मालिक को जो भी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे मलकियत बड़ी क्लियर रहेगी। नादरा के साथ वो सिस्टम कनेक्टेड होगा, हमें CNIC पे पता होगा कि ये नंबर किसकी मलकियत में। और सेफ सिटी को ही चलान में फ़ायदा होएगा, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को उसके अगर उसमें कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है तो उस तक पहुंचने में सहूलत मिलेगी। और सारिफ को भी जो गाड़ी का मालिक होगा उसको ये फ़ायदा होगा कि उसे ये पता होगा कि ये गाड़ी मेरे पास है, कल ये बिकी है तो मैं उसके पीछे नहीं फिरूंगा कि ये आप अपनी गाड़ी ट्रांसफ़र करा लें। हमारे पास हज़ारों लोग आते हैं। आपने नंबर प्लेट उतार ली और आपका काम हुआ। आपने एक्साइज से जाके उस नंबर को प्लेट को डीलिंक करा लिया तो उसके बाद अगले ने नया नंबर लेना है, वो उस नंबर पे नहीं चल सकता। तो हमारे पास हज़ारों लोग आते थे, वो कहते मैंने गाड़ी बेच दी है, वो अगला ट्रांसफ़र नहीं करा, बायोमेट्रिक नहीं दे रहा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है। जी, तो वो चीज़ें आसान होंगी, सहल होंगी। यानी कि फॉर एग्जांपल अभी ये जो नया सिस्टम आ रहा है उसके तहत जो नंबर प्लेट आपके ID कार्ड के साथ एसोसिएटेड है तो अब गाड़ियों का चालान नहीं होगा, उस नंबर प्लेट का चालान होगा, विच मीन्स कि आपके ID कार्ड का चालान होगा। जो शख्स जिस शख्स के नाम पे वो नंबर होगा उसका चालान होगा। तो पीपल विल मेक श्योर कि भाई हम अपने नाम के चालान किसी और के थ्रू ना कराएं या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है तो उसमें हमारा नंबर या ID कार्ड इन्वॉल्व ना हो। लेकिन सर यहाँ पे फिर बहुत से सवाल खड़े होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले गाड़ी की रजिस्ट्रेशन उस नंबर प्लेट के साथ होती थी और वो गाड़ी और नंबर प्लेट इंटरलिंक्ड होते थे। अब ऐसा लग रहा है कि नंबर प्लेट तो मेरे नाम पे हो गई, गाड़ी कहीं पर लिंक्ड नहीं है। गाड़ी किसके साथ एसोसिएटेड? जो गाड़ी एसोसिएटेड है वो गाड़ी उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ भी है और उसकी मलकियत के साथ भी। ठीक है। हर गाड़ी का एक स्पेसिफिक जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो उसका चेसिस नंबर है जी। उसको हमने लॉ में व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर वेन के नाम से रखा। वो वेन अगर मेरे नंबर के साथ है तो गाड़ी मेरे नंबर और मेरी मलकियत और मेरे CNIC के साथ है। अगर वो वेन नंबर कल को पर्सन B के साथ कनेक्टेड है तो वो वेन नंबर और उसकी नंबर प्लेट एंड देन उसका CNIC वो तीनों सिस्टम में कनेक्ट होंगे। तो जब गाड़ी ट्रांसफ़र होगी हम विजिट फ्री गाड़ी ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है। आप ई-पेमेंट्स पे अपना लॉगिन बना के यूज्ड गाड़ी अपने नाम ट्रांसफ़र करेंगी, आपको ऑप्शन आएगी कि आप नया नंबर रैंडमली लेंगे या आप ई-ऑक्शन के ज़रिए ऑनलाइन कोई अच्छा नंबर बिड करके चाहेंगी तो वो नंबर आपको व्हीकल ट्रांसफ़र पे अलॉट होगा। जी जी। अच्छा, तो इसमें अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे गाड़ी खरीद रही हूँ
तो वो चूंकि आपके आईडी कार्ड से आपने अपना नंबर तो रिटेन कर लिया, आपने अपने पास रख लिया, अब गाड़ी आपने मुझे देनी है। जब आप गाड़ी ट्रांसफ़र की तरफ आएंगे तो वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन बुक पे फिर वो विन नंबर ट्रांसफ़र होगा, नंबर उसमें से निकल जाएगा, नंबर उससे निकल जाएगा। ठीक है। और आप अपना चेसिस नंबर के थ्रू अपनी गाड़ी दूसरे को बेच सकते हैं। बिल्कुल, आप जब बायोमेट्रिक करेंगे तो आप एक्चुअली उस चेसिस नंबर को रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे कि दिस चेसिस नंबर विद दिस मेक एंड मॉडल इज बीइंग सोल्ड टू द पर्सन बी। ठीक है। तो जो इससे नंबर पहले है, तो सर ये होता था कि जब आप बायोमेट्रिक करने जाते थे तो ऊपर गाड़ी का नंबर, ईयर नंबर वो आ जाता था, अब वो नहीं आएगा। अब वो नहीं आएगा, अब उसका विन नंबर चेसिस नंबर आएगा। आप उस मेक मैन्युफैक्चर एंड विन नंबर के जरिए उस चेसिस नंबर को ट्रांसफर कर। और ये चेंजेस हो चुकी हैं क्योंकि नादरा इन्वॉल्व होता है उसमें जब आप बायोमेट्रिक करते हैं। हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से इसकी इजाज़त ली, सूबाई कबीना वज़ीर आला साहिबा की इजाज़त से हम इसे अब एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। 1 सितंबर से हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। 1 सितंबर से इम्प्लीमेंट करते हैं। क्या ये नई रजिस्टर होने वाली गाड़ियों के लिए होगा या 1 सितंबर के बाद जितनी एग्जिस्टिंग कार्स हैं उन सब का डाटा जिसके नाम पे गाड़ी है उसके साथ लिंक हो जाएगा? पंजाब मोटर व्हीकल्स के सिस्टम में तकरीबन 3 करोड़ गाड़ियों का डाटा है जी। तो 1 सितंबर ऑनवर्ड्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जिसकी मलकियत में वो गाड़ी और चेसिस नंबर है, हाँ जी, गाड़ी और चेसिस नंबर है, वो नंबर जो गुज़श्ता 3 करोड़ नंबर हैं वो उनके पर्सनल नंबर बन जाएंगे, ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। ठीक है। अगर मेरे पास 38 नंबर है 2017 से, तो 1 सितंबर 2025 ऑनवर्ड इफ डेटाबेस इज शोइंग इट इन माय नेम तो वो मेरा पर्सनल नंबर है। ठीक है। जब मैं वो गाड़ी बेचूंगा तो वो नंबर मेरे पास रहेगा और वो गाड़ी अपने वेन पे आगे चली जाएगी। और ये वो आगे चली। आपने 2017 की एग्जांपल दी, बट अगर 2014 का नंबर है, 2012 का नंबर है, 10 का, वो सब के सब इसके अंदर फॉल करते हैं। जो बहुत पुराने नंबर हैं और बहुत पुरानी सीरीज हैं, 80s की हैं, 90s की हैं, वो गाड़ियों की नंबर प्लेटें हमारी ANPR रीडेबल नहीं थी। लेक्सेज और पुरानी सीरीज थी, वो सीरीज आहिस्ता आहिस्ता डाई डाउन होती जाएंगी और उनकी जगह 3 लेटर और 3 डिजिट नंबर बाय लॉ ये ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम जो हमारे सेफ सिटी का है उन वाली सीरीज से रिप्लेस होती जाएंगी। ठीक है। और ये यूनिवर्सल जो एक नंबर मॉडल नंबर प्लेट है वो उसी के ऊपर जो है वो आपका पर्सनल बन जाएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मुझे वो नंबर पसंद नहीं है, फॉर एग्जांपल इफ आई ओन अ कार एंड आई वांट टू सेल इट, लेकिन 1 सितंबर के बाद वो नंबर मेरे साथ एसोसिएट हो गया, तो क्या मैं उसको रिमूव भी करा सकती हूँ, उसको अबैंडन भी कर सकती हूँ एक्साइज में आकर? क्या मेरे पास ये राइट होगा कि मुझे ये नंबर नहीं चाहिए, आई वांट अ न्यू नंबर? आप ई ऑक्शन पे नया नंबर खरीद सकती हैं, अपना पसंद का पर्सनल नंबर अपने शनाख्ती कार्ड पे खरीद सकती हैं। वो आप अपनी नई गाड़ी या जो यूज्ड गाड़ी आप खरीदेंगी उस पे आप अपनी मर्जी का वो नंबर लगा सकते हैं। ठीक है। बहुत से लोग आते हैं जिनकी पसंद का कोई लकी नंबर होता है या वो अपने घर का नंबर उस पे लिखते हैं या किसी और का लिखते हैं, तो वो सिर्फ नई गाड़ी पे ये ऑप्शन होती थी। अब ई ऑक्शन के जरिए वो यूज्ड गाड़ी पे भी अगर चाहेंगे तो वो अपनी पसंद का नंबर ले सकते हैं। सही सर, इससे अगला मेरा एक सवाल, चूंकि एक केस आया था कुछ अर्सा पहले तो वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें एक साइज़ को मैं क्रेडिट देना चाहूँगी कि अभी कुछ महीने ही हुए हैं और उन्होंने इस पर बड़ा काम किया कि हर गाड़ी का नंबर चेक करके गाड़ी की एसोसिएशन उसके साथ देखी कि फॉर एग्जाम्पल पहले हम नंबर डालते थे आपकी ऐप के अंदर भी, तो वो गाड़ी का नंबर, मॉडल, कलर, हर चीज़ बता देता था। बिल्कुल। अब आप नंबर प्लेट, जैसे मैं मालिक हूँ, लेट्स से कोई गाड़ी चोरी की है और मैंने उसके ऊपर अपना नंबर प्लेट लगा दिया, तो जब आपने दूर से उसको स्कैन किया या कैमरा ने स्कैन किया, उसने आइडेंटिफाई एज अ ओनर तो मुझे किया, गाड़ी की एसोसिएशन कैसे पता लगेगी? अनटिल अनलेस आप उस गाड़ी को रोकें, उसका रजिस्ट्रेशन निकालें, फिर चेक करें, तो इस तरह तो ये चोर रास्ते भी मौजूद होंगे, उसको कैसे कम करें? देखें, दुनिया में जब कोई नया निज़ाम बनता है उसमें जितने चोर दरवाजे निकलते हैं वो साथ साथ रिपोर्ट होते हैं और सिस्टम इम्प्रूव होता है। अभी इंटरनेशनली दुबई के सिस्टम नई दुनिया में सबसे लेटेस्ट हैं, उन्होंने ये सिस्टम अडॉप्ट किया। मिडल ईस्ट से पहले अमेरिका में ये सिस्टम मौजूद था। तो इसमें ऐसा होता है कि जो लोग होते हैं वो खुद भी एक दूसरे पे चेक होते हैं। जब आप मिसयूज़ कर रहे होते हैं, आपने कोई चोरी की गाड़ी या नॉन कस्टम गाड़ी या किसी और शख्स का नंबर मिसयूज़ करना है तो आपने खुद भी रिपोर्ट होना है। तो वो पुलिस में भी आप रिपोर्ट होंगे, आप कस्टम में भी रिपोर्ट होंगे, लोग हमारी हेल्पलाइन पे भी बताएंगे। तो आप रोड चेकिंग में और सेफ सिटी भी अब तमाम शहरों में फैल रहा है, तो उसमें आप रिपोर्ट होंगे, हम आपको सिस्टम में भी ब्लॉक करेंगे और रोड पे भी
आपको अच्छा रोक पाएंगे। अच्छा, ये कहीं ना कहीं इंटरलिंक भी हो जाता है। जी। जैसे आपकी ओनर की नंबर प्लेट है तो जी। नादरा में तो सिस्टम मौजूद है कि इस नंबर प्लेट पे अब आपने कौन सी गाड़ी रजिस्टर, जो भी आपके नाम पे रजिस्टर है जी। वो उसकी डिस्क्रिप्शन से मैच करती है या नहीं करती है। इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में और शहरियों के लिए इसमें बड़ी आसानी हो जाएगी। देखें, हम ये सिस्टम पहले भी पीएटीबी के मुआवनत से, इतना बड़ा सिस्टम है पूरे पंजाब जी। में, हम 11-12 करोड़ की आबादी में ये चला रहे हैं और हमारे 45 मोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिस हैं, उनके ज़रिए चला रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि हम दफ्तर बढ़ाने के बजाय ऑनलाइन सर्विसेज बढ़ाएं ताकि लोगों को ये सहूलत ऑनलाइन मुयसर हो। और ट्रांसफ़र करते हुए हम किसी को फ़िज़िकली गाड़ी को बुलाने की, इंस्पेक्शन कॉल करने के लिए हम अंडरटेक कराएं पर्सन से कि वो अपनी ज़िम्मेदारी से गाड़ी का फ्रंट बैक की तस्वीर और चेसिस नंबर की तस्वीर लोड करे और अंडरटेक करे कि मैंने ये सच्चाई से किया है। तो अगर उसने कहीं धोखा दिया तो वो सिस्टम में बहुत सी जगहों पे कोलैटरली चेक होता रहेगा और इंफॉर्मेशन ट्रायंगुलेट होते हुए वो पकड़ा जाएगा। बिल्कुल सही। और वही बात है कि फिर रेड फ्लैग्स रेज होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एक तरफ तो आपकी नंबर प्लेट आपके नाम के साथ एसोसिएट है, तो दूसरी तरफ जब आपने गाड़ी ली तो चेसिस नंबर और रजिस्ट्रेशन भी आपके नाम के साथ अटैच्ड है, और अगर ये दोनों पैरेलल और मैच नहीं करते तो फिर आपकी पकड़ हो जाएगी। तो जितने लोग जुगाड़ लगाने के बारे में सोच रहे थे ना, ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए थी। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और गाड़ी चलाने वाले, गाड़ी ख़रीदने वाले, हर 6 महीने बाद गाड़ी बदलने वालों के लिए बहुत सी इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। एंड आई एम श्योर कि ये जो स्टेप लिया जा रहा है ये आपकी आसानी और सहूलत के लिए लिया जा रहा है। जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें एक्साइज को बहुत काम भी करना पड़ेगा और बहुत चीज़ों को मैनेज भी करना पड़ेगा, लेकिन वहीं पर एंड प्रोडक्ट क्या है कि शहरियों को आसानी रहे, क्राइम कंट्रोल रहे, रूल ऑफ लॉ रहे। और सर ये जो एक सोच है ना, ये मुझे एक्चुअली आपके साथ इंटरव्यू करने के बाद जब बहुत सी चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो उसमें समझ आ रही है। अब इसमें अगला सवाल जो मेरा है वो ये है कि लोगों को लगेगा कि ये तो बड़ा अच्छा होने वाला है, अब मैं अपना नंबर तो अपने पास रख लूँगा तो ये बड़ा महंगा होगा। अब तो ये एक जो इमेज आता है वो ये आता है कि अब ये रेवेन्यू शायद बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपने इस साल एक्साइज ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया कि अपना रेवेन्यू अचीव कर लिया, तो शायद ये उस तरह से कोई एक प्रोडक्ट है जिसमें एक्साइज को फ़ायदा होने वाला है, रेवेन्यू साइड को फ़ायदा होने वाला है और हमारी जेबें खाली होने वाली हैं। देखें, जो प्रॉपर्टी टैक्स और मोटर व्हीकल टैक्स का रेवेन्यू है ये इन्हीं शहरों में और इसी सूबे में वापस लगता है। सो इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल ऑफ पंजाब। बट पीपल थिंक कि अगर वो इकट्ठा कर लिया तो शायद अब मोटर व्हीकल साइड पर भी यही होने वाला है और हदफ के पास पहुंचा जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एक्साइज डिपार्टमेंट ने 42 बिलियन किया लास्ट फाइनेंशियल ईयर, देन 24-25 में 55 बिलियन किया, जो कि 27% इंक्रीज था जी। एंड अनदर 27% इंक्रीज पे हम अब 70 बिलियन को टारगेट कर रहे हैं। मगर ये हम इस तरह नहीं कर रहे कि हम रेट ऑफ टैक्सेशन बढ़ाएं, बर्डन ऑफ टैक्स नहीं बढ़ रहा। मोटर व्हीकल्स पे जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट थी वही रखी गई, ट्रांसफ़र फ़ी जो थी वही रखा गया, जो गाड़ियों का टोकन टैक्स था वही इस बजट में सेम रखा गया। तो हमारी कोशिश है कि जो अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं और जो लोग टैक्स नेट में नहीं आ रहे हैं उनको इंक्लूड करके तो हम बढ़ाएं अपना सफ़ियर और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स नेट में लेके आएँ और उसके ज़रिए हम टैक्स बढ़ाएं। तो ये ऐसा नहीं होने जा रहा कि जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क में लोग शामिल हैं उन पे बर्डन डाला जाए, बल्कि इन एडिशन टू दैट और लोगों को जो चोर रास्ते निकालते हैं उस सर्कल में लाया जाए। बिल्कुल ऐसे लोग अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ लेके फिर रहे हैं, आप देखें उनको जब ये पता होगा कि अब नंबर प्लेट टू पर्सन है और मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं किसी और गाड़ी की नंबर प्लेट लगा के इधर फिरूं। और अभी हमने बाकी अदारों से भी कोलैबोरेट किया है, ट्रैफिक पुलिस वार्डन ऐप में अनरजिस्टर्ड व्हीकल, रॉन्ग नंबर प्लेट और उसको इंक्लूड करके अपनी ऐप में ले आइए। अच्छा। वो भी इन्हें चेक करेगी 1 सितंबर से। फिर सेफ सिटी के ज़रिए ज़्यादा अच्छी सर्विलेंस होगी जब पूरे पंजाब के हेडक्वार्टर्स उस चीज़ में आएंगे। जब ये गाड़ियाँ इस्लामाबाद जाएंगी, जब ये गाड़ियाँ ई टैग के लिए मोटरवे पे, रिंग रोड पे जाएंगी, तो अल्टीमेटली दे हैव टू कम अप विद रजिस्टर्ड व्हीकल्स। ठीक है। मगर नंबर प्लेट टू ओनर के कॉन्सेप्ट में कोई टैक्स रेट नहीं बढ़ाया गया, कोई पैसे नहीं ऐड होंगे। इवन गुज़श्ता साल से नंबर प्लेट की डिलीवरी और मैन्युफैक्चरिंग स्लो थी, तो हमने कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए, कंज्यूमर की कन्वीनियंस के लिए, पब्लिक कन्वीनियंस के लिए ये किया कि हमने नंबर प्लेट की मार्केट को ओपन किया। हमने गाड़ी के मालिक को इख्तियार दिया कि वो
हमारे डेजिग्नेटेड जो डिज़ाइन है उसके मुताबिक, अप्रूव डिज़ाइन के मुताबिक 3 लेटर 3 डिजिट विद दिस फॉन्ट साइज विद दिस कलर खुद से नंबर प्लेट बनवाए तो उसे कोई तंग नहीं करता। सही। तो अब एक्साइज ने खुद से नंबर प्लेट्स बनवाना या डिलीवर करना बंद कर दिया है, क्या उसके चार्जेस लिए जा रहे हैं? क्योंकि रजिस्ट्रेशन पे अमूमन लिए जाते हैं। बिल्कुल, हम रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र पे नंबर प्लेट के चार्जेस वसूल नहीं करते। पहले हम तकरीबन 2000 से 3000 के दरमियान मोटरसाइकिल से गाड़ी तक के वो लेते थे, वो भी कलेक्ट नहीं कर ले और लोगों को हमने इजाज़त दी कि हमारे पैटर्न पे आप खुद नंबर प्लेट बना के और वो लगाएं, अप्रूव्ड तो हैं, वो अप्रूव्ड हैं और सेफ सिटी वाले भी परेशान नहीं करेंगे या वार्डन वाले, ट्रैफिक पुलिस किसी नाके पे कोई बंदा तंग नहीं करता अगर वो अपने वाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक हमारे फॉन्ट साइज के मुताबिक नंबर प्लेट बनवाते हैं तो उन्हें कोई बंदा तंग नहीं करता। कोई चालान नहीं ये होगा, बिल्कुल आवाम के लिए बहुत बड़ी सर, ये सहूलत तो है बड़ी बहुत और सहूलत है। उनको कोई परेशानी नहीं है कि मेरी डिले नंबर प्लेट है, उन्हें कोई परेशानी नहीं है कि मेरी नंबर प्लेट की डिलीवरी लेट आई है, तो मुझे गाड़ी रजिस्ट्रेशन तो से अब तो 6 माह डिलीवरी बाद आएगी मिली। नहीं, अब इसका तो मतलब डिलीवरी है नहीं, उसने खुद करना खुद बनवाना है। और ओनर लिंक नंबर प्लेट में उसकी सिर्फ जिम्मेदारी ये है कि उसने अपनी गाड़ी को अपना नंबर प्लेट लगाना है और जब वो गाड़ी बेचे तो हमारे दफ्तर आके उसने डी लिंक कराना है। बल्कि दफ्तर आने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन वो अपनी डी लिंक कर सकता है नंबर प्लेट, वो बायोमेट्रिक किसी भी सहूलत सेंटर पे नादरा की बाजार में किसी भी जगह जिसके पास बायोमेट्रिक करने की वो है वो करके अपनी गाड़ी भी बेच सकता है, अपना नंबर कनेक्ट भी कर सकता है और अच्छा, इससे लोगों को बड़ी आसानी होगी, लोगों को पूरा एक दिन खाली कराना पड़ता था। यूजर चार्जेस रखे हमने बहुत कम, तकरीबन 2000 से 5000 के दरमियान वो यूजर चार्जेस हैं। बिल्कुल, मगर हमारी पूरी कोशिश है कि न्यू रजिस्ट्रेशन पे सारिफ को आना पड़ेगा और यूज्ड गाड़ी की ट्रांसफ़र पे उसको ऑनलाइन सर्विसेज देंगे। बिल्कुल सही। क्या ऑनलाइन ऑक्शन के अंदर भी वो पार्टिसिपेट करके नंबर ले सकता है अगर नया लेना है? बिल्कुल, वो अपना लॉगिन बनाएगा ई पेमेंट पे और ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेगा अपने CNIC से और गाड़ी का चेसिस नंबर ऐड करने से। बिल्कुल सही। अच्छा सर, अब इसमें मेरा एक और अगला सवाल, आपकी कॉन्वर्सेशन इतनी इंटरेस्टिंग हो रही है कि जो लोग सोच रहे हैं वो सारे के सारे जो है ना वो मेरे ज़हन में सवाल इस तरह से आ रहे हैं कि हमें अमूमन ऑक्शंस में नंबर लेने का शौक भी होता है, अपना एक पसंद का नंबर आप ऑक्शन में वेट करते हैं। क्या ये पॉसिबल होगा कि मैंने अपने ID कार्ड पे एक नंबर, लेट्स से 10 नंबर अपने ID कार्ड के साथ एसोसिएट कर दिया, अब मैं वो नंबर आगे ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ, मैं किसी को कहूँ कि मेरे पास 10 नंबर पड़ा हुआ है और मैंने आपसे फॉर एग्जांपल एक्साइज से मैंने वो 10,000 का लिया है लेट्स से, और मैं वो आगे उसकी कीमत 18,000 20,000 लगा के कहूँ कि लेना है 10 नंबर तो ये ले लो, तो पहले तो गाड़ी ट्रांसफ़र हो जाती थी और लोग गाड़ी बेचने में उस नंबर स्पेसिफिक गोल्डन नंबर के पैसे रखते होते थे कि देखो जी इसका 10 नंबर लगा हुआ है, ये तो लाख रुपया तो इसका सीधा सीधा हो गया। अब वो चीज़ एलिमेंट निकल गया उसके अंदर से, तो क्या मैं नंबर प्लेट बेच सकती हूँ? नहीं, आपको ऐसा है कि हमारी बड़ी फ्रीक्वेंटली ई ऑक्शंस में नई नई सीरीज़ आती हैं तो सेम नंबर्स जैसे 1 to 10 या 7, 8, 6 में लोग बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम उसमें बिल्कुल लोगों के लिए एक प्राइवेट मार्केट ओपन नहीं करेंगे कि वो आपस में ख़रीदें, क्योंकि वो नंबर आपके शनाख्ती कार्ड से कनेक्टेड है और वो आपकी एक गाड़ी से कनेक्ट होना है या डिस्कनेक्ट होना है। जो गाड़ी आपके नाम अगर आपने 10 लेना है तो आप मेरी अगली सीरीज़ में दोबारा ये ऑक्शन में खरीद सकते हैं, और अगर आपने वो नंबर लिया हुआ है और आपने गाड़ी नहीं रखी हुई तो फॉर 2 years हम आपको का वो अनएक्टिवेटेड नंबर आपके सिस्टम में रखेंगे। हम आपके CNIC से कनेक्टेड उसको अनएक्टिवेटेड फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में वो रखेंगे, तो अगर आप 2 साल के अंदर दोबारा अपनी गाड़ी खरीदती हैं कोई तो आप उससे कनेक्ट कर लेंगे। अगर आप 2 साल में नहीं खरीदती तो वो फिर नंबर सिस्टम में वो अबैंडन हो जाएगा, वो दोबारा से ऑक्शन में चलेगा। अच्छा, मतलब अगर आपने किसी को ट्रांसफ़र भी करना है या किसी को देना भी है तो आपको एक्साइज के थ्रू, एक्साइज में आकर ही वो वापस करना पड़ेगा। जी। और फिर वो एक्साइज की सवाल है कि वो दोबारा ऑक्शन में जा रहा है या वो अबैंडन लिस्ट में जा रहा है, या क्योंकि ये ऑक्शन एक्साइज के ज़रिए गवर्नमेंट कर रही है तो ये मुनासिब नहीं है कि हम नंबर लोगों को दे दें और सस्ते दामों दे के लोग फिर उसे डबल पे। दिस इज़ वेरी स्मार्ट ऑफ यू। उसकी रीज़न ये है कि अक्सर लोग क्या करते हैं जिनको ई ऑक्शंस की डेट्स पता होती हैं या पता होता है कैसे फॉलो करना है, वो 4-5 नंबर लेके बैठ जाएं और फिर अपनी प्राइवेट मार्केट खोल के बैठ जाएं गाड़ी वालों के लिए, जी हमसे ले लें। ई ऑक्शन में बेशक आप रात 12 बजे तक जागती रहें और उसके टाइम ख़त्म करने के आखिरी सेकंड पे जब आप बिड देती हैं तो इफ़ देयर इज़ एनी अदर पर्सन इंटरेस्टेड तो वो जो डिजिटल क्लॉक लगा हुआ है PITB का सिस्टम में, वो
फिर 1 मिनट और ऐड करता है कि इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड, ठीक है। तो वो ऑक्शन की प्रोसीडिंग बड़ी फेयर सिस्टम के साथ होती है। एक वो बड़ी फेयर सिस्टम के साथ है। दूसरा ये प्राइवेट मार्केट और ब्लैक में नंबर मिलने वाला, जो लोग सोच रहे थे ना कि अब ब्लैक में मिलना शुरू हो जाएंगे, वो नहीं पॉसिबल, वो नहीं हो सकेगा। वो आपके नाम के साथ, आपके आईडी कार्ड के साथ ही एसोसिएट रहेगा। और अगर आपने वो डीलिंग कराना है तो आपको एक्साइज डिपार्टमेंट को ही इन्वॉल्व करना पड़ेगा, वो आप खुद से नहीं कर सकेंगे, ना ट्रांसफ़र कर सकेंगे किसी और को, ना ही आप वो खुद से डील कर सकेंगे। इस पर मज़ीद बात भी करेंगे। और कुछ प्रॉपर्टी टैक्स का, जैसे डीजी साहब ने जिक्र किया कि इस दफ़ा हदफ पूरा किया गया और अब अगले साल मज़ीद हदफ जो है वो उसमें ऐड ऑन किया जाएगा। कितने हाउस यूनिट्स ऐड हो रहे हैं, क्राइटेरिया उसमें क्या है, क्योंकि बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि शायद जो पहले 10 मरले, 5 मरले या मुख्तलिफ यूनिट्स का साइज़ के हिसाब से जो टैक्स लिया जा रहा था, शायद अब उसमें भी इजाफा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी क्लियर करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और हम गाड़ियों से रिलेटेड, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड और जो नया सिस्टम आ रहा है ओनरशिप लिंक्ड, कि आपकी नंबर प्लेट जो है वो आपके आईडी कार्ड के साथ लिंक होगी, उसके मुतालिक जितने सवाल हमारे ज़हन में आ रहे हैं या जो लोगों के ज़हन में आ रहे हैं कि कहीं पर वो धोखा ना खाएं, वो उनकी जेबों से पैसे ना एक्स्ट्रा चले जाएँ, कि एक्साइज़ ने इसको इतना आसान बना दिया तो उस आसानी से आप उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और डीजी साहब, अभी ब्रेक पर जाने से पहले, जैसे भी हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे, कि अक्सर ऐसे होता है कि आपकी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन कार्ड के ऊपर डुप्लीकेट लिखा हुआ आ जाता है, जिससे अमूमन ये समझा जाता है कि उस गाड़ी की वैल्यू अप डाउन हो गई है, क्योंकि ये इट इज़ नॉट एन ओरिजिनल कार। या अक्सर लोगों, अगर हम ऑनलाइन कोई गाड़ी परचेज़ करने जाएं या कुछ, तो वो बताते हैं जी ये डुप्लीकेट फ़ाइल वाली गाड़ी है, थोड़ी सी सस्ती मिल जाएगी लेकिन ले लें। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। ये असल में बहुत से लोग इससे धोखा खाते हैं, तो ये क्या है? देखें, डुप्लीकेट कार्ड और डुप्लीकेट फ़ाइल कोई ऐसी अचंभे की चीज़ नहीं, ये चीज़ गुम जाती है। अब हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। आप एक्साइज के रिकॉर्ड में देखें तो ओनर की सारी डिटेल्स मौजूद हैं, उसके CNIC से लेके फ़ोन नंबर तक, उसके NTN से लेके उसके एड्रेस तक। ठीक है। इसी तरह ऑनलाइन स्कैंड हमारे पास उसके फ़ाइल के डॉक्यूमेंट्स भी हैं। तो ये मार्केट में जब बायर, सेलर एंड डीलर्स एग्रीमेंट करते हैं तो वो कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स पे गाड़ी को सस्ता और महंगा करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये उनकी अपनी चाल होती है, इसमें एक्साइज का कोई लेना देना नहीं है। उनकी अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। हमारे मुताबिक एक गाड़ी जिसकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन फ़ी पेड है, टोकन टैक्स पेड हैं, अगर आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका चेसिस नंबर ऐड करें तो उसका ई कार्ड आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है। तो ई कार्ड भी उतना ही वैलिड है लॉ में। उसका जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है, जो ओरिजिनल है, वो भी उतनी वैलिड है जितनी ई कॉपी वैलिड है। ठीक है। और जो डुप्लीकेट लिखा है वो लिखना पंजाब ने बंद कर दिया। अच्छा, अगर आपसे, सर ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपसे कार्ड गुम जाता है तो 1300-1400 रुपया फीस जमा करा के आप दोबारा बायोमेट्रिक करते हैं। अगर आप उस गाड़ी के मालिक हैं, आपके नाम वो गाड़ी है, आपका CNIC हमारे सिस्टम में क्लियर है, तो आपने CNIC देना है। हम आपको जो कार्ड देंगे, जो सेकंड कॉपी हम देंगे, उस पर डुप्लीकेट या इस तरह की कोई चीज़ नहीं। सर, ये आपने न्यूज़ 9 में ब्रेकिंग न्यूज़ सुना दी है। और ये एक्चुअली आप सही कह रहे हैं कि जब 3 लोग बैठे होते हैं, डीलर, बायर एंड सेलर, तो बेसिकली सेलर जो होता है ना, वो अपने आप में शर्मिंदा भी हो रहा होता है, कहीं कहीं चोर भी फील कर रहा होता है कि मेरे कार्ड पे क्योंकि डुप्लीकेट लिखा हुआ है तो मुझे सस्ती गाड़ी देनी पड़ रही है। और वो कम से कम गाड़ी में 3 से 8 लाख तक का फ़र्क आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द कार या कोई भी चीज़। तो अब डुप्लीकेट नहीं लिखा होगा, अब डुप्लीकेट बिल्कुल नहीं लिखा होगा। अगर वो एज ओरिजिनल आपका कार्ड होगा, जिस तरह आपको पहली कॉपी मिली थी, दूसरी कॉपी भी आपको आप रीइश्यू करा सकते हैं। अगर बिल्कुल करा सकते हैं। आपको उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी या उसकी हार्ड कॉपी चाहिए, आपने फ़ी देनी है और आप उसके ओनर होने चाहिए। अच्छा, तो मेरा दोबारा एग्जिस्टिंग कार्ड्स हैं, बहुत लोगों के पास हैं जिनके ऊपर डुप्लीकेट लिखा हुआ है क्योंकि आपने री इशू कराया होता है या कोई भी प्रॉब्लम। बिल्कुल, अगर उनको मार्केट में कोई कहे कि आपकी गाड़ी इसलिए सस्ती है कि इस पर डुप्लीकेट लिखा हुआ है, तो वो अपना कार्ड अगर तो दोबारा बनवाना चाहते हैं तो उन्हें वो फ़ी देनी पड़ेगी, बायोमेट्रिक देना पड़ेगा। 1500, 1300, 2000 भी हो तो मैं कहूँ कोई बात नहीं। बिल्कुल, तो दे कैन कम, वी विल गिव देम न्यू कार्ड एज ओरिजिनल। तो फिर आज से आप लोग लुटना छोड़ दें कि आपकी गाड़ी की फाइल या किसी कार्ड को वो अगर कोई डुप्लीकेट कह के कीमत कम लगा रहा है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर कराइए। लेकिन क्या ये सिर्फ पंजाब में है? हमारे यहाँ हम देखते हैं बहुत से फेडरल नंबर प्लेट्स, जैसे इस्लामाबाद की नंबर प्लेट्स हैं, बहुत सी कराची की नंबर प्लेट्स हैं। क्या ये ऑल ओवर पाकिस्तान हो गया? ये अभी देखें, कानून के मुताबिक
मुताबिक जो जिधर रहता है उसको उस जगह पे अपनी गाड़ी रजिस्टर करानी चाहिए, ताकि उसका पे किया हुआ टैक्स जिस जगह पे वो रोड यूज़ कर रहा है उस जगह पे वहाँ उसका लग सके। इस्तेमाल हो। तो लोग इस्लामाबाद में जमा कराते थे क्योंकि रजिस्ट्रेशन और टोकन टैक्स कम थे, तो तो लोगों को बड़ा people used शौक है to go गाड़ी there कि इस्लामाबाद इस्लामाबाद रजिस्टर रजिस्टर है। तो इस्लामाबाद ने भी एट पार कर दिए हैं तमाम फीस, यूज़र चार्जेस, टैक्सेस पंजाब के। टोकन टैक्स थोड़ा कम था, वो भी उन्होंने इसमें पंजाब के बराबर कर दिया है। तो ठीक है। हमें पंजाब के सिस्टम को पे ट्रस्ट करना चाहिए जी। और ये मार्केट में सो अब देयर इज नो एडवांटेज नाउ नो एडवांटेज, देयर इज नो एडवांटेज, रादर वो एक गलत इंफॉर्मेशन जमा कराते हैं इस्लामाबाद मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को कि आई एम अ रेजिडेंट ऑफ इस्लामाबाद और आई वर्क देयर। वो एक्चुअली पंजाब के रेजिडेंट होते हैं, पंजाब में रहते हैं, इधर की सड़क इस्तेमाल करते हैं, उन्हें इधर का टैक्स देना चाहिए। ये जो एजेंट हैं बीच में, वो फिर दे मेक इट हैपन, दे मेक इट हैपन एंड पीपल अंडरटेक रॉन्ग इंफॉर्मेशन दैट I reside there on rent and I work there on part time, or I have a business there. So they should prefer motor registration authority of their city and or न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। अच्छा सर, अभी हम जैसे डीलर्स और ये आप शहरियों के लिए मुझे लग रहा है कि एक्साइज डिपार्टमेंट ने अब एक्चुअली सहूलत और फैसिलिटीज़ देना शुरू कर दी हैं जिससे वो फ़ायदा उठा सकते हैं कि बीच में जो थर्ड पर्सन पैसे कमाना शुरू कर देता था या अपना कमीशन रखना शुरू कर देता था वो मिनिमम हो गया। ऐसा ही एक मनसूबा DVRS के नाम से कुछ साल पहले शुरू हुआ और डीलर्स को ये सहूलत दे दी गई कि एक्साइज पर लोड भी कम हो, बर्डन भी कम हो, और हम उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो गाड़ी रजिस्टर कराएं। बहुत से डीलर्स ये कंप्लेन कर रहे हैं कि DVRS इज़ नॉट वर्किंग एनी मोर। क्या ये एक्चुअली चल रहा है? क्या डीलर्स इसको अभी भी चला रहे हैं? 110 से ज़ायद डीलर्स हैं हमारे साथ जो रजिस्टर्ड हैं, और ऐसा है कि किसका कितना क्वांटम ऑफ सेल है उस तरह लोगों का इंटरेस्ट है। बहुत से मोटरसाइकिल्स के डीलर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और वो बहुत ज़्यादा सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, और बहुत व्हीकल्स के सिस्टम डीलर्स के इस तरह के हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट लेवल कम हो गया हुआ है, क्योंकि वो समझते हैं कि हम ये जिम्मेदारी ना उठाएं अदरवाइज, और सिस्टम इज़ फंक्शनल और गवर्नमेंट उसको मज़ीद प्रमोट 100% उसको ज़्यादा प्रमोट करना चाहती है। बिल्कुल सही। और इससे आप एक्साइज को फ़ायदा है, क्योंकि हमें जो ऑफ द रिकॉर्ड बहुत से डीलर से पता लगा, उन्होंने कहा जी हमारी तो एक्साइज पेमेंट्स नहीं करते, पेमेंट्स की डिलेज हैं, कैंसिल हो जाता है हमारा सिस्टम। हमें तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा है क्योंकि हमारे दफ्तरों में रश नहीं होता, लोग प्राइवेट मार्केट में से गाड़ी ख़रीदते हैं तो अपने डीलर से ही गाड़ी की रजिस्ट्रेशन एंड ट्रांसफ़र की असिस्टेंस ले लेते हैं, और वो विद माइनर फ़ी उन्हें वो कर लेते हैं। तो हम तो उसको मज़ीद प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वेल सर, गाड़ियों की जो हम बात कर रहे हैं और जब हम कार्ड्स की बात कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, एक चीज़ जो हम पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं कि आपकी एक जो डिफरेंट पॉलिसी कह लीजिए कि पिछले 8-9 महीने में हमने देखी है कि मुख्तलिफ जगहों पर कुछ डेज सेलेक्टेड हैं जहाँ एक्साइज नाका लगाता है जी, और हमने बहुत दफ़ा शोज़ उनके साथ कवर भी किए और उस चीज़ के ऊपर बात भी की, लेकिन वहीं पर अब बहुत कम गाड़ियाँ हैं। लाहौर शहर के अंदर अगर हम बात करें तो हमें अनरजिस्टर्ड गैर नमूना नंबर प्लेट तो नज़र आता है, लेकिन अनरजिस्टर्ड या टोकन टैक्स पे ना किया हो ऐसी बहुत कम गाड़ियाँ हैं। क्या आप इसको सक्सेस कंसिडर करते हैं उन नाकों की या अपग्रेडेड सिस्टम की? दरअसल ये सिस्टम इस तरह बेहतर हुआ कि सड़क पे खड़े होके जो हम करते थे उससे लोगों को काफ़ी दुश्वारी भी महसूस होती थी और दिक्कत भी आती थी, और टीवी पे आने से लोग कतराते भी थे। मगर सिस्टम अब इंटीग्रेट इस तरह हो गया कि मल्टीपल एजेंसीज़ डिजिटली इलेक्ट्रॉनिकली उन्हें चेक करती हैं और अनरजिस्टर्ड गाड़ी लेके फिरना मुमकिन नहीं रहा। तो किसी को ई टैग नहीं मिलता, किसी को किसी जगह पे एंट्री नहीं मिलती, किसी जगह पे एक्सेस नहीं मिलती, किसी जगह पे ट्रैफिक पुलिस की इन्फोर्समेंट सख्त होती है, किसी जगह पे हाईवे पेट्रोलिंग उन्हें हिंडर करती है। सो पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू मूव विद। बट ये क्या सारे जो आपने जिन जिन इदारों के नाम लिए ये इंटरलिंक और कोलैबोरेटेड हैं? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि वार्डन अनरजिस्टर्ड गाड़ी क्यों पकड़ेगा, पुलिस वाला क्यों चेक करेगा कि ये अनरजिस्टर्ड गाड़ी है? क्या उनके पास ये अथॉरिटी होती है? अथॉरिटी तो एक्साइज डिपार्टमेंट के पास है उनको रजिस्टर करने की, मगर मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस जो 1965 का कानून है उसमें तमाम शिक्कों पे अमल दरामद करना ट्रैफिक पुलिस और जो आम पुलिस है उसके दायरे अख्तियार में है, वो उसकी शनाख्त तो पूछ सकता है। तो वो जब शनाख्त पूछते हैं और अनरजिस्टर्ड गाड़ी में मज़ीद आप डाउटफुल होते हैं कि यू हैव नथिंग टू शो, तो आप फिर बिग सिटीज़ में इस तरह लेके उसको नहीं फिर सकते। और अगर वो उस तरह आप रजिस्टर तो आप फिर वो कर रहे हैं ना
किसी की गलत नंबर प्लेट लगाई है या गलत आइडेंटिटी दे रहे हैं तो दिस इज ऑल्सो क्रिमिनल। इम्पर्सोनेशन। बिल्कुल सही। वेल, थैंक यू सो मच सर। इस पे हम मजीद बात प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से करेंगे, क्योंकि अगला सब्जेक्ट मेरा जो जी। है उसको डिस्कस करना है कि किस तरह से आपने वो हदफ अचीव किया, और अब अगर 70 तक फिगर बढ़ा दिया गया है, 70 अरब तक, तो कैसे उसको जो है वो अचीव किया जाएगा और किस तरह से वो मैनेज किया जाएगा, इस पर हम बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सर, इस दफ़ा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने, जिसमें वो टैक्सेस भी शामिल हैं जो प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, उसका हदफ अचीव किया, बल्कि 55 तक जब फिगर गया तो वो बहुत ज़्यादा उसको अप्रिशिएट भी किया गया गवर्नमेंट लेवल पर भी, डिपार्टमेंट वाइज भी। तो ऐसा लगा कि हदफ अब जो बढ़ गया है उसका बोझ जो है वो आवाम पर आएगा, जो आप पहले क्लियर कर चुके हैं कि हम टैक्स नेट बढ़ाएंगे, बट हाउ डू यू डू दैट? किस तरह से वो हाउस यूनिट्स फिर DC रेट के ऊपर किस तरह से उसको मैनेज किया जाए? देखें, गुज़श्ता 7-8 माह से मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ और मुसलसल ट्रांजिशन में हम सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेट करने पे मेहनत कर रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स में अर्बन यूनिट के साथ मिलके हमने ऐसा किया कि अपनी जो फील्ड की टीम्स थी, जो प्रॉपर्टी टैक्स के इंस्पेक्टर्स थे, उनका सबसे बड़ा डिस्क्रेशन और सबसे बड़ी जो ओपेक चीज़ मेरे सिस्टम में थी उसे इम्प्रूव करने की हमने सिस्टम में तब्दीली लेके आए। तो वो था कि असेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। तो हमारा जो सिस्टम था वो एनुअल रेंटल टेबल के एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम पे था। उसका अख्तियार था कि वो किस जगह पे किसी चीज़ को कहे कि ये आपके ज़ाती इस्तेमाल में है तो और टैक्स है, अगर ये किराए पे है तो और टैक्स है, अगर इधर एकेडमी है तो ये वाला टैक्स लगेगा, अगर ये स्कूल है तो ये टैक्स लगेगा, क्लासिफाइड स्कूल है तो ये टैक्स लगेगा, अगर अनक्लासिफाइड स्कूल है तो उसका और A to G वेरियस क्लासेस थी कि वो A कैटेगरी वाला एरिया है या G कैटेगरी वाला एरिया है तो उसका उस तरह से उसे टैक्स लगेगा। तो इस चीज़ पे एक बहुत ओपेक किस्म का सिस्टम था और बिजनेसमैन एंड ट्रेडर्स ऑफ लाहौर, उनके साथ मेरा एक पुराना राब्ता है इस जगह पे मुख्तलिफ पोजीशंस में काम करने की वजह से। उन सब के इनपुट से हमने सिस्टम को इम्प्रूव किया। एकेडमिशियंस ने, लम्स ने हमारी बड़ी मदद की। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की स्टडीज़ पे हमने उस सिस्टम को बनाया कि बहुत से ममालिक, जदीद ममालिक में DC वैल्यूएशन के एक सिस्टम पे प्रॉपर्टी वैल्यू, जिसको आप कैपिटल वैल्यू इंटरनेशनल वर्ल्ड में कहते हैं, उसकी एक ख़ास परसेंटेज पे टैक्स लगाया जाता है। तो हमने अपने शहर में और मुल्क में DC वैल्यू को एक फेयर वैल्यू समझा कि जो मार्केट वैल्यू से थोड़ा कम, थोड़ा बराबर आपकी वैल्यू एक फेयर असेसमेंट देती है। तो हमने उसकी शरह इस तरह फिक्स की कि अगर आपकी 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है तो उसका 0.07%, तो वो तकरीबन 7,000 बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आप टैक्स पेयर हैं कि तो आपको किस तराजू में तोला जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स में। तो आप ये नहीं कह सकते कि प्रॉपर्टी टैक्स का इंस्पेक्टर आया तो उसने मेरी गलत असेसमेंट कर दी। तो जिस तरह आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने जाते हैं तो आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हुए ये पता होता है कि मुझे 1% स्टैंप ड्यूटी लगेगी। तो इफ़ आई ओन अ प्रॉपर्टी ऑफ 10 करोड़ तो मैंने 1 लाख रुपया देना है स्टैंप ड्यूटी का। इसी तरह प्रॉपर्टी टैक्स में आपको पता लगेगा कि अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी रखते हैं तो आपने 7,000 टैक्स देना। अगर आप 10 करोड़ की प्रॉपर्टी रखती हैं तो आपको 70,000 सालाना प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। और ये रीजन में दीगर ममालिक के फिर भी बहुत कम है, बट टू बिगिन विद हम एक फेयर सिस्टम लेके आए कि सारिफ को पता हो कि मुझे किस रेट पे टैक्स किया जाए। अच्छा, इसमें आपके अपने डिपार्टमेंट के ऊपर भी बड़े सवाल आते थे। ये जो रॉन्ग असेसमेंट की आप बात कर रहे हैं, फिर एक्साइज के ऊपर इल्ज़ाम लगता था कि उसने हमें कहा 10,000 दे दो तुम्हारी, मैं ये असेसमेंट लगा दूंगा, प्रॉपर्टी टैक्स कमाएगा, और ये होता था। ये आप इसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते। बट आपने इस सिस्टम को फेयर तरीके से नया बना के उसमें चेंजेस लाए कि वो करप्शन ख़त्म हो सके और लोगों के साथ फेयर जो उनका ड्यू है वो अपना प्रॉपर्टी टैक्स पे करें। लेकिन वहीं पर सवाल ये है कि DC रेट एक्चुअल प्रॉपर्टी रेट से बड़ा कम भी होता है। ये एक वेरिएशन हमें बहुत नज़र आती है। जब आप अपने गोशवारे जमा कराते हैं तो आपको पता लगता है कि असल वैल्यू तो ये लेट्स से कि 3 करोड़ है, DC में जो है ना, DC रेट में वो बहुत कम आ रहा है। वो इट इज़ यूजुअली नहीं, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो FBR के टेबल्स और DC के टेबल्स
बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने काफ़ी मार्केट के करीब कर दिए हैं। तो अच्छा, अगर अब वो डिफरेंस कम हो अब गया वो है? डिफरेंस बहुत कम हो गया है और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स भी डीसी वैल्यू की बेसिस पे टैक्स ले रहे थे। ठीक है। अगर आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऐसे चार्ज करता है। अगर आपने कमर्शलाइजेशन फ़ी करनी है तो एलडीए आपसे 10% 20% ऑफ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी लेता है। तो हम भी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स चार्ज करेंगे ताकि लोगों को पता हो कि ये है। और इसमें हम फौरी एक ही साल में स्विच नहीं कर रहे, जी। हमने अपने एनुअल रेंटल वैल्यू और कैपिटल वैल्यू उसके डिफरेंस के 4 साल में तकसीम किया और 25% का टैक्स बर्डन आगे शिफ्ट करते जाएंगे। ठीक है। और लोगों को महसूस नहीं होगा, मगर ये एक बेनिफिशियल टैक्स है। वी डोंट रिटेन इट, इवन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डज नॉट रिटेन इट। प्रॉपर्टी टैक्स से सारी कलेक्शन लोकल गवर्नमेंट की डेवलपमेंट पे स्विच की जाती है। तो ये जो आपकी स्ट्रीट लाइट्स, इट्स नॉट बेसिकली अ रेवेन्यू, जो इट्स बेसिकली जो आप जो अपनी सोसाइटी को पे जो बैक कर रहे हो। वासा और लोकल गवर्नमेंट जो आपके सीवरेज सैनिटेशन, आपके कूड़ा उठाना, आपका वेस्ट मैनेजमेंट, आपके जितने दीगर लोकल गवर्नमेंट म्यूनसिपल के सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, काम है, वो जितने म्यूनसिपल फंक्शंस हैं ये जी। उस पे स्पेंड होगा। बिल्कुल सही। वेल, थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। और हमने इसमें गाड़ी की रजिस्ट्रेशन से लेकर न्यू सिस्टम से लेकर प्रॉपर्टी टैक्स को भी डिस्कस किया। लेकिन जाते जाते एक इन्फॉर्मेशन जो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी सर। इन दी एंड मैं चाहूँगी कि अक्सर हम जब बायोमेट्रिक कराते हैं गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के लिए, और ये सवाल मेरा बार बार मिस हो रहा था लेकिन एकदम से मेरे जहन में आया, तो मैंने सोचा कि जाते जाते आपसे ज़रूर पूछ लें। वो जो बायोमेट्रिक है, एक टाइम पीरियड होता था सर्टेन कि उसके लिए ये वैलिड रहती है कि अगर मैंने गाड़ी बेची है और मैंने बायोमेट्रिक 3 महीने कर दी है तो 3 महीने तक अगले के पास वो इख्तियार है कि वो उसको यूज़ करे, उसके बाद वो अबैंडन होगी। क्या वो अभी भी एग्जिस्ट करेगा या वो चेंज हो जाएगा? अगर बायर और सेलर दोनों मौजूद हैं तो उनके पास 30 डेज़ का टाइम है। ठीक है। वो भी इसलिए कि अगर उसने नंबर ये ऑक्शन से ख़रीदना है तो 30 डेज़ है। अगर बायोमेट्रिक, दोनों बायोमेट्रिक करते हैं और उन्हें कोई नंबर चाहिए तो ऑक्शन में लेते हुए उन्हें अगर टाइम लगता है 15 दिन का ऑक्शन और बिडिंग एंड रीबिडिंग में, तो 30 डेज़ टाइम है। ठीक है। एक टर्म यूज़ होती थी व्हीकल सेल्स इंफॉर्मेशन, जिस पे डीलर्स 3 मंथ के लिए गाड़ी लेते थे, ओपन बायोमेट्रिक उसे कहते थे। वो फ़िलहाल इंटैक्ट है, उसका टाइम हम कम करना चाहते हैं। ठीक है। उसमें बायर अपना नंबर डीलिंक कर लेगा, वो डिस्कनेक्ट कर लेगा अपने CNIC से और उसकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। सेलर के पास 3 महीने मौजूद का टाइम नहीं है, सेलर उस टाइम मौजूद नहीं है, तो सेलर के पास 1 मंथ बगैर फीस के, 2nd मंथ विद सम फाइन एंड 3rd मंथ पे वो एक्सपायर हो जाता है। अगर वो 3rd मंथ तक सेलर सिस्टम में नहीं आया तो व्हीकल विल गो बैक टू इट्स ओरिजिनल ओनर। तो दिस इज वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी अगर सेल ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं मेरे सिस्टम में हुई तो यू हैव टू गो बैक टू द ओरिजिनल ओनर। फिर वो दोबारा बायोमेट्रिक कि वो देगा बायोमेट्रिक या नहीं देगा, ये उसकी भी सवाबदीद है और ये खरीदने वाले की जिम्मेदारी भी है कि ही वॉज गिवन 3 months with extra fine और फिर भी वो बायोमेट्रिक एक्सपायर करके ले आता है, तो इधर ही हैज नॉट पेड और इधर इट्स हिज रिस्पांसिबिलिटी। लोगों के पास ट्रांसफर रिस्पांसिबिलिटी। फीस के पैसे नहीं होते, ये कहते हैं लोग कि हम आराम से करा लेंगे। नहीं, वो स्लैकनेस की वजह से अब वो खत्म खत्म होता है, वो स्लैकनेस की वजह से खत्म होता है। बिल्कुल सही। वेल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।